हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहाँ आस्था सिर्फ महसूस नहीं होती, जी जाती है। जहाँ 6 महीने इंसान पूजा करते हैं और बाकी 6 महीने देवता स्वयं भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक ऐसी कहानी है जो सीधे महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे और उन्होंने खुद को एक बैल यानी नंदी के रूप में छिपा लिया। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती में समा गए और उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 जगह पर प्रकट हुए, जिनमें से एक है केदारनाथ, जहां उनका पृष्ठभाग यानी कि कुबड़ की पूजा होती है। करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ 4 धामों से एक है बल्कि 12 ज्योतिर्लिंग में भी अपनी खास पहचान रखता है। और सबसे हैरान करने वाली बात 2013 की भीषण आपदा जिसने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया था, लेकिन मंदिर तो कुछ भी नहीं हुआ। एक विशाल चट्टान जिसे आज भीमशिला कहा जाता है मंदिर के पीछे आगे ऐसे रुक गई जैसे खुद महादेव ने अपने धाम की रक्षा की हो। तो सवाल ये नहीं है कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो हर साल लाखों लोगों को इतनी कठिन यात्रा करने में मजबूर कर देता है। क्या ये सिर्फ एक ट्रैक है या फिर एक ऐसी आध्यात्मिक पुकार जिसे सुनकर हर इंसान यहाँ खिंचा चला आता है। आज मैं आपको ले चलता हूँ उसी अद्भुत यात्रा पर, केदारनाथ यात्रा, जहाँ पहुंचकर शायद आपको भी अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो बने रहिए इस सफर में मेरे साथ और दिल से बोलिए हर हर महादेव। तो हमारी केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होती है। अगर आप भी 4 धाम या केदारनाथ आ रहे हो तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, क्योंकि यहीं से ऑफिशियली देवभूमि उत्तराखंड और 4 धाम का रूट स्टार्ट होता है। दिल्ली से हरिद्वार का रूट काफी स्मूथ है और मोस्टली लोग ओवरनाइट ट्रेवल करके यहाँ पहुँचते हैं। और किसी भी धार्मिक यात्रा को शुरू करने से पहले माँ गंगा का आशीर्वाद लेना तो बनता है, इसलिए हमने भी ऋषिकेश पहुंचकर सबसे पहले माँ गंगा का स्नान किया। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि केदारनाथ की ये पूरी जर्नी मैं अपनी हिमालयन 450 के साथ कंप्लीट करूंगा और इसके लिए मैंने ऋषिकेश से बाइक रेंट करी थी। सच कहूँ तो पहाड़ों में बाइक राइड करने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। एक साइड गंगा का फ्लो, दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में वो वाइंडिंग रोड्स। यहाँ डेस्टिनेशन से ज्यादा मजा रास्ते देते हैं। ऋषिकेश से निकलते ही धीरे धीरे प्लेन्स खत्म होने लगते हैं और असली माउंटेन रोड्स स्टार्ट हो जाती हैं। और इस रूट का हमारा पहला मेजर स्टॉप था देवप्रयाग, वही जगह जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर माँ गंगा का रूप लेती हैं। दूर से देखने पर 2 अलग रंगों की नदियाँ एक साथ मिलते हुए क्लियरली नजर आती हैं और वही चीज देवप्रयाग को इतना स्पेशल बनाती है। देवप्रयाग के संगम के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े थे केदारनाथ रूट पर। जैसे जैसे रोड आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पहाड़ और भी खूबसूरत लगने लगे थे। कभी रोड बिल्कुल नदी के साथ चलती तो कभी एकदम ऊपर पहाड़ों के बीच में। और माउंटेन राइड्स की एक बात तो पक्की है, यहाँ जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी होता है राइड को एंजॉय करना। रास्ते में जो पहला मेजर टाउन पड़ता है वो है श्रीनगर गढ़वाल। ये इस रूट का काफी इम्पोर्टेंट और बड़ा मार्केट है। अगर आपको यात्रा के लिए कोई भी जरूरी सामान लेना हो, रेनकोट, मेडिसिन, ग्लव्स या डेली यूज की चीजें इजिली मिल जाती हैं। काफी लोग केदारनाथ रूट का लास्ट मेजर मार्केट भी से मानते हैं। श्रीनगर क्रॉस करके हम निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप धारी देवी मंदिर के लिए। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के सबसे माने जाने वाले मंदिरों में से एक है। कहते हैं माँ धारी देवी पूरे 4 धाम की रक्षा करती हैं और इसी वजह से बहुत से लोग अपनी यात्रा की शुरुआत इनके दर्शन के साथ करते हैं। 2013 केदारनाथ आपदा के बाद इस मंदिर का नाम और भी ज्यादा चर्चा में आया था। लोकल लोगों और कई श्रद्धालुओं का मानना है कि जब मंदिर की मूर्ति को उसकी असली स्थान से हटाया गया, उसके कुछ ही समय के बाद उत्तराखंड में वो भयानक बाढ़ आई थी। सच क्या है और क्या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है आज भी लोग माँ धारी देवी को देवभूमि की रक्षा के रूप में देखते हैं। और ऑनेस्टली
पहाड़ों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे ये मंदिर अपने आप में काफी पीसफुल फील देता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ धारा देवी मंदिर के लिए। इस मंदिर की मान्यता ना बहुत बढ़िया है इस यात्रा के अंदर, बट मेरा दुर्भाग्य मान लो। वैसे तो मैंने इस मंदिर के दर्शन कर रखे हैं, लेकिन अभी मैं दर्शन इसके नहीं कर पा रहा क्योंकि टाइम हो चुका है 6:20 और अभी मैं इस मंदिर ही पहुंचा हूँ धारा देवी। और मुझे भाई एनी हाउस रात तक मेरे को लग रहा है 8-9 बज जाएंगे सोनप्रयाग तक पहुंचना ही पहुंचना है, ना फिर रात में रिस्की हो जाएगा बाइक चलाना। तो जो भी यात्री 4 धाम करते हैं ना, तो ज़रूर सबसे पहले अपने यहाँ पे धारा देवी माता के मंदिर के पास मत्था टेकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। धारी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, किसी भी तरह रात से पहले सोनप्रयाग पहुँचना है। क्योंकि बाई एनी चांस अगर मैं रात 12 बजे से पहले सोनप्रयाग नहीं पहुंचता तो अगले दिन के दर्शन का पूरा प्लान डिस्टर्ब हो सकता था। और अगर आप कभी भी पहाड़ों में ट्रेवल कर चुके हो ना, तो आपको पता होगा रात के टाइम माउंटेन रोड पर ड्राइव करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप पहाड़ों में नाइट में राइडिंग अवॉइड ही करो, स्पेशली अगर आप रूट पर पहली बार आ रहे हो। तो मैं आ चुका हूँ अभी सोनप्रयाग में, और एक चीज़ बता दूं, अभी टाइम हो रहा लगभग 10:30 के आसपास। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रात में ना इस रूट पे ट्रैवल नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुनसान है भाई, पूरा समझ में नहीं आता, सुनसान है बिल्कुल पूरा रोड ये। और भाई मेरे को तो डर लग रहा था, तो मैंने तो बजाया भोलेनाथ जी के गाने, कान में लगाए बड्स और अपनी बाइक को ले गए, लंबा स्ट्रेच मार दिया और पता ही नहीं चला रास्ता कब ख़त्म हो गया। बट मज़ा आया। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप रात में ट्रैवल ना करें। बाकी अब मैं होटल वगैरह का सीन देख रहा हूँ। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया था वो भी आ रहे हैं पीछे कार से। तो अभी टाइम हो रहा है 8। ये जो दोनों लोग हैं ना, ये थे जो कल रात गाड़ी में थे, ठीक है, और मैं बाइक से आ रहा था, इस वजह से मैं अकेला घूम रहा था। तो अभी हम सोनप्रयाग में और अब निकल रहे हैं सीधे गौरीकुंड के लिए, ठीक है, और ट्रैक स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? थोड़ा सा थका हुआ भाई, बहुत ज़्यादा थके हुए यहाँ जा रहा हूँ। चलें फिर, बोलो जय श्री केदार महादेव, हर हर महादेव। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं ना, वो सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जाते हैं। सोनप्रयाग में काफ़ी बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, जहाँ आप अपनी बाइक या कार पार्क कर सकते हो। यहाँ पे ना सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के नहीं आते उन्हें फिर यहाँ से आके कराना पड़ता है। अभी लाइन कम है, जैसे जैसे यात्रा आगे और बढ़ती जाएगी तो यहाँ बहुत लंबी भीड़ लगती है। जब मैं पिछली बार आया था तो बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन पहले से ऑनलाइन करके आओ। यहीं से आगे का रूट स्टार्ट होता है गौरीकुंड के लिए। आप चाहो तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का रूट पैदल भी कंप्लीट कर सकते हो, जो लगभग 5 किलोमीटर का है। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ से शेयरिंग टैक्सी लेना प्रेफर करते हैं, जो डायरेक्टली आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देती है। तो पराठे का इतना लंबा इंतज़ार करके आपको कैसा लग रहा है? भूख लग रही है। इनका ख़त्म हो गया, इसका अभी आया है और मेरा भी आया ही नहीं है, तो हम टर्न वाइज खा रहे हैं। अब ये खा लेंगे, इनका ख़त्म हो गया, अभी हम ये अभी मैं इन सबकी शक्ल देख रहा हूँ दोनों की, ठीक है। अभी इनने खा लिया, अभी इसकी देखेंगे इसे खाते हुए, हम भी इसे देख रहे हैं खाते हुए, फिर ये मुझे देखेंगे। जैसे ही आप केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करते हो ना, वैसे ही आपको एक इंस्टेंट फील हो जाता है कि ये रूट कितना अलग होने वाला है। और ऑनेस्टली बोलूं, ट्रैक की शुरुआत में ही एक चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस होती है, खच्चर और घोड़ों की इतनी ज़्यादा मूवमेंट है पूरी वैली में कि उनकी स्मेल और आवाज़ हर वक्त फील होती रहती है। कई जगहों पर तो ऐसा लगता है कि ट्रैक रूट पर यात्रियों से ज़्यादा खच्चर चल रहे हैं, और पीक सीजन में ये चीज़ और भी ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है। अब देखो, मैं ये मानता हूँ कि घोड़े और पालकी की फैसिलिटी उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो फिजिकली ट्रैक कंप्लीट नहीं कर सकते या जिन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं।
उनके लिए सच में एक ये बहुत बड़ी हेल्प है। लेकिन इस ट्रैक पे मैंने काफी ऐसे लोग देखे जो इजीली पैदल चल सकते हैं, फिर भी वो अपने कन्वीनियंस के लिए उन घोड़ों का यूज करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप फिजिकली फिट हो तो कम से कम एक बार केदारनाथ ट्रैक पैदल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस रूट का असली एक्सपीरियंस आपको तभी फील होता है। गिर जाएंगी। तो कैसा लग रहा है? 1.5 किलोमीटर तय करके केवल मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। केदारनाथ ट्रैक को हमने टोटल 8 पड़ावों में डिवाइड किया था। सबसे पहला गौरीकुंड, फिर जंगल चट्टी, उसके बाद भीमबली, रामबाड़ा ब्रिज, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, केदारनाथ बेस कैंप और फाइनली अपने बाबा का धाम। अभी हमारा पहला टारगेट था जंगल चट्टी तक पहुंचना। गौरीकुंड से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ट्रैक ने अपना असली नेचर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। कंटिन्यूस चढ़ाई, भीड़ और ऊपर से इन खच्चरों की स्मेल। स्टार्टिंग में जो एक्साइटमेंट थी अब धीरे धीरे उसकी जगह थकान लेना स्टार्ट कर रही थी। हर थोड़ी देर बाद रुक रुक कर पानी पीना पड़ रहा था और ऑनेस्टली तब समझ में आता है कि वीडियोस में ये ट्रैक जितना इजी लगता है रियलिटी में उतना है नहीं। लेकिन ट्रैक की एक अच्छी बात यह भी है कि हर थोड़ी दूर पर व्यूज ऐसे मिलते रहते हैं कि आदमी थोड़ी देर के लिए अपनी थकान भूल जाता। मेरे को स्वाद आ रहा है, इसका पसीना आ रहा है। भाई इन्होंने तो रेड मार दी। और एक चीज जो मैंने इस ट्रैक पे पर्सनली फील करी वो ये थी कि केदारनाथ सिर्फ एक नॉर्मल ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये जगह आपसे एफर्ट मांगती है। मेरे हिसाब से अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो ना तो खुद को थोड़ा पुश जरूर करो। थोड़ी थकान, थोड़ा स्ट्रगल, यही तो इस यात्रा का असली पार्ट है। क्योंकि ऊपर बाबा के दरबार तक पहुंचना इतना आसान होता तो शायद उस एहसास की वैल्यू इतनी होती ही नहीं। जब आप इतनी चढ़ाई, इतनी सांसें चढ़ाने के बाद अपने पैरों से चलकर मंदिर तक पहुंचते हो ना तो अंदर से एक अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होता है। और शायद इसीलिए केदारनाथ के दर्शन लोगों को इतने स्पेशल लगते हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचने से पहले आदमी फिजिकली भी टेस्ट होता है और मेंटली भी। भीमबली पर बिना ज्यादा रुके हमने रास्ते में एक छोटा सा हॉल्ट लिया था एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल के पास। ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर ऑनेस्टली बॉडी को रिलीफ मिला। इतनी देर की ट्रैकिंग के बाद वो 10 से 15 मिनट का ब्रेक काफी रिफ्रेशिंग लग रहा था। और पहाड़ों में तो वैसे भी छोटी छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा सुकून देती हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम बढ़ चुके थे रामबाड़ा की तरफ। आजकल रामबाड़ा को लोग एक ब्रिज के नाम से जानते हैं, लेकिन 2013 से पहले यहाँ एक पूरा का पूरा छोटा सा बेस एरिया हुआ करता था, जहाँ होटल्स, शॉप्स और यात्रियों के रुकने की जगह हुआ करती थी। पुराने केदारनाथ ट्रैक का ये सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव माना जाता था, लेकिन 2013 की भयंकर आपदा में रामबाड़ा का पूरा एरिया लगभग तबाह हो गया था। भाई टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है 2:45 और इस टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं रामबाड़ा में। ठीक है, और सुबह शक्ल कैसी थी और अब कैसी है दिख ही रहा होगा, और इनकी भी देख लो। हाँ, छोटा सा करेक्शन, पहुंच चुके नहीं है, अभी तक यहीं पहुंचे हैं। लेकिन भाई हम लोग सही स्पीड से चल रहे हैं। हमने ट्रैक कब स्टार्ट किया था? कितने बजे किया था? 10 बजे। 3 बजे रामबाड़ा है। ठीक है भाई, स्पीड। अब आए हम लंच करने अपना। कड़ी चावल नहीं मिल रहा है को, राजमा चावल। फुल पार थे, कड़ी चावल अब नहीं है। रामबाड़ा पहुंचने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि अब तक जो ट्रैक था वो सिर्फ शुरुआत थी, असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था। भाई मर गया भाई, चढ़ते चढ़ते मर गया भाई। रामबाड़ा के पुल के बाद जो स्टीप है भाई, क्या स्टीप है। क्योंकि रामबाड़ा के बाद ही आपको फील होना शुरू होता है
कि केदारनाथ का ट्रैक इतना डिफिकल्ट क्यों माना जाता है। भाई वहाँ से आ रहे हैं और नीचे पुल देख रहे हो आप, यहाँ से पता नहीं कैसा लग रहा हो, हालत ख़राब हो गई है चढ़ते चढ़ते। पूरा स्टीवेस के रामबाड़ा के पुल के बाद ट्रैक रूट और भी ज़्यादा स्टीप होने लगता है, ऑक्सीजन थोड़ी लाइट फील होने लगती है और बॉडी भी धीरे धीरे अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि हमने गौरीकुंड से रामबाड़ा तक का सफ़र मात्र 3 घंटे में तय किया था, लेकिन रामबाड़ा से केदारनाथ मंदिर तक पहुँचते पहुँचते रात के करीब 12 बज चुके थे। यानी कि ट्रैक का जो सबसे टफ और एग्जॉस्टिंग पार्ट है वो एक्चुअली रामबाड़ा के बाद ही स्टार्ट होता है। केदारनाथ ट्रैक का सबसे डिफिकल्ट पार्ट भाई, अभी तो नीचे से ऊपर आ रहा है और अभी आप देखो वहाँ जाना है और ऊपर। और सच कहूँ इस पॉइंट के बाद ये सिर्फ वॉकिंग नहीं रह जाती, ये पेशेंस, स्टेमिना और मेंटल स्ट्रेंथ तीनों का टेस्ट बन जाता है। जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ रहा था थकान भी बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही कॉन्फिडेंस भी। और उस कॉन्फिडेंस की वजह थे वो लोग जिन्हें मैं रास्ते भर देख रहा था। कई श्रद्धालु तो ऐसे मिले जो पूरा केदारनाथ ट्रैक नंगे पैर कर रहे थे। ठंड, पत्थर, चढ़ाई कुछ भी उनकी आस्था के आगे बड़ा नहीं लग रहा था। और वही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी देखे जो फिजिकली बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी घोड़े या खच्चर की सवारी कर रहे थे। बाकी कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला मैं नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर मानता हूँ कि बाबा के दरबार तक पहुँचने में आप जितनी मेहनत लगाते हो उस दर्शन की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। केदारनाथ यात्रा उन जगह में से है जो सिर्फ मंजिल के लिए याद नहीं रहती, बल्कि उस मंजिल तक पहुँचने का संघर्ष भी याद रहता है। और अब एक छोटी सी ट्रैक ट्रिक देता हूँ मैं आपको, जो मैंने इसी रूट पर सीखी। अगर कभी आपको लगे कि आपकी स्पीड कम हो रही है या बहुत जल्दी थक रहे हो, तो खच्चरों के फ्लो को ऑब्जर्व करना। जब ये खच्चर चलते हैं ना तो एक बहुत स्टेडी पेस मेंटेन करते हैं। तो अगर आपको भी उनकी वो स्पीड मेंटेन करनी है, तो अगर आपके बगल से जब कोई खच्चर निकल के जाए तो उसके पीछे कमर वाली बेल्ट पकड़ लेना, और यकीन मानना आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी और आपको थकान भी नहीं होगी। भाई छोटी चिंचोली से लंबी चिंचोली तक का सफर बहुत खत्म नहीं हो रहा, थक थक के पागल हो गए। 1 घंटे से चल रहे हैं और केवल कितना चले, 600 मीटर। हालत छोटी से बड़ी नहीं हो रही है, बड़ी ही हो ही नहीं रही भाई, छोटी खत्म नहीं हो रही है, छोटी बड़ी हो गई है यार। देखो कोई दूसरा घोड़ा देखो भाई, दोबारा घोड़ा देखो। मैं आपको रामबाड़ा वाला ब्रिज दिखाता हूँ, कहाँ है? और वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर भाई पूरी अच्छी खासी नानी याद दिला दी उसने। हाँ। मजा आ रहा है, एक नंबर, बहुत मजा आ रहा है। पैर अच्छे हैं आपके? है वही बड़ी बात है। आपके अच्छे हैं? मेरा ठीक है, मेरे भी ठीक है। कहाँ जाना है? वहाँ जाना है। आगे और बढ़ जाएगा, पता नहीं कैसे जाएंगे, बट जो मालूम है जाना है। टाइम हो चुका है 6। हाँ। कितने 9 बजे? 9 बजे तक तो पहुँच जाएंगे हम आराम से यार। 9 बजे तक हमारे ताऊ का घर है जो, रुक जा तू, 10 बजे पहुंचेगी। हमारे ताऊ का घर है उधर। 7:30 तक नहीं पहुंचे, छोड़ दे, 1.5 घंटे में तो नहीं पहुंचे भाई, लेकिन पहुंचेंगे हम। पहुंचेंगे ही। 10 साढ़े 10 बजेगा। अब धीरे धीरे रात भी हो रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी, लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, ऊपर बाबा केदारनाथ तक पहुंचने की जिद। भाई इतनी रात में पता नहीं कौन सा रास्ता पकड़ा हमने, शॉर्टकट मेन रूट वो जा रहा है, सबने पकड़ा ये वाला। हाँ।
के बज चुके हैं 8:30 और अभी भी केदारनाथ 4 किलोमीटर दूर है। क्या ही होगा भाई, 4 किलोमीटर से 2-2.5-3 घंटे हम केदारनाथ पहुँचेंगे हम 11 बजे। हालत तो खराब है भाई, डेढ़ हो चुके हैं बिल्कुल। और केदारनाथ अभी भी 1.5 किलोमीटर आ गया भाई। रामबाड़ा के बाद ना जो हालत लगती है ना ट्रैक की, बता नहीं सकता। मेरे जो साथ वाले लोग पीछे हैं, मैं आगे कहीं पड़ा हुआ हूँ, ठंड इतनी हो रही है भाई, रात में तो अवॉइड ही करना भाई। हाँ, आखिरकार आ ही गए रात 11 बजे। मेन एंट्रेंस केदारनाथ धाम का। वो रहा सामने मंदिर, मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ओह क्या बात है, अरे महादेव। कैसा लग रहा है आखिरकार केदारनाथ धाम पहुंच के? भाई अब धीरे धीरे थकान खत्म होती जाएगी, क्योंकि सामने दिख रहा है मंदिर और हमारे स्टेज। सो जो पूरी थकान थी अब धीरे धीरे खत्म होगी और खुशी की झलक हमारे चेहरे पे दिखने लगेगी। भाई तोड़ दिया ट्रैक ने इस बार तो। पिछले 13 घंटे से लगातार ट्रैक कर रहे हैं भाई, बट मजा आया काफी। अब आपको करा दे मंदिर के दर्शन। केदार घाटी में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अब निकल रहे हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए। रात बहुत लेट हो गया था, 12 बजे 11 बजे हम लोग आए थे। थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पूछो मत। तो अभी सोच रहे हैं कि एक डुबकी तो मंदाकिनी नदी में मार ली जाए। बाकी देखते हैं, नीचे जाके पता चलेगा ठंड कितनी। भाई रात तो बहुत ठंड थी। मैं ना आपको अपने टेंट से व्यू दिखाता हूँ। क्या व्यू, शानदार व्यू। एक बार देखो व्यू। यहाँ पे यात्रा टोकन बनता है, आपका रजिस्ट्रेशन देख के आपका टोकन बनेगा। उसके बाद ही आपका दर्शन के लिए आगे भेजा जाएगा। और ये सब देख रहे हैं, सब दर्शन की लाइन लगी है इस टाइम। भाई साहब बहुत भीड़ है इस मंदिर एरिया में भी ना। ये तो प्रसाद की दुकान है ना, तो सब अपना सामान रख सकते हैं जो भी यात्री आ रहे हैं। यहाँ से आप प्रसाद लें और अपना सामान रख सकते हैं आप। अब तक हम केदारनाथ की पौराणिक कहानी जान चुके थे कि महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव की खोज कैसे की और कैसे केदारनाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी ये कहानी शुरू हुई। लेकिन अब बात करते हैं उस मंदिर की जो आज हम देखते हैं। माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ प्राचीन मंदिर की स्थापना की थी, लेकिन समय के साथ ये क्षेत्र काफी समय तक बर्फ में और कठिन मौसम के बीच छुपा रहा। फिर 8वीं सदी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हिमालय आए। उस समय भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों को दोबारा जीवित करने का काम आदि शंकराचार्य जी कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने केदारनाथ मंदिर को पुनः निर्माण करवाया और इस धाम को फिर से देश भर के श्रद्धालु के लिए एक प्रमुख तीर्थ के रूप में स्थापित किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर इतने कठिन मौसम और सदियों के बर्फबारी के बाद भी ये मंदिर आज तक मजबूती से खड़ा है।
मंदिर की दीवारों में इस्तेमाल हुए बड़े बड़े पत्थर देखकर आज भी ये सवाल उठता है कि उस समय इतने भारी पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। और शायद इसी वजह से केदारनाथ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग और आध्यात्मिक विरासत का भी एक अद्भुत उदाहरण है। कहते हैं आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस क्षेत्र को अपनी तपस्या के लिए चुना था और मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थल भी स्थित है। यहाँ जब आप केदारनाथ आते हो तो आप सिर्फ एक मंदिर के दर्शन नहीं कर रहे होते, आप महाभारत काल, आदि शंकराचार्य की परंपरा और हजारों साल पुरानी भारत की आध्यात्मिक विरासत को एक साथ महसूस कर रहे होते हो। जिस दिन मैं केदारनाथ पहुंचा था उस दिन कपाट ओपनिंग सेरेमनी भी थी और ऑनेस्टली मैंने इतनी भीड़ शायद ही किसी तीर्थ स्थल पर देखी होगी। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कई घंटों लंबी लाइन थी, लेकिन इस भीड़ के बीच एक चीज मुझे काफी परेशान कर रही थी। कई लोग लाइन में रुकने की बजाय रेलिंग पार करके आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो ऊंची रेलिंग से कूदकर शॉर्टकट लेने की भी कोशिश कर रहे थे। और सच कहूं, ऐसी सिचुएशन में किसी को भी सीरियस इंजरी हो सकती है। एक छोटी सी लापरवाही किसी और के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। मेरे हिसाब से यात्रा सिर्फ दर्शन करने का नाम नहीं है, बल्कि अनुशासन और धैर्य का भी नाम है। अगर हजारों लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आए हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे का ख्याल रखें और रूल्स फॉलो करें। दर्शन आज हो या कुछ घंटे बाद, बाबा के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन किसी की जान या सुरक्षा को खतरे में डालकर दर्शन करना शायद आस्था का सही रूप नहीं है। इसलिए मेरी सभी यात्रियों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, थोड़ा धैर्य रखें, अपना सिविक सेंस बनाए रखें और दूसरों की सुरक्षा का भी उतना ही ध्यान रखें जितना अपने दर्शन का। और फिर बाबा जिस समय बुलाएंगे दर्शन उसी समय होंगे आपके। जय श्री केदार।